नमस्कार साथियों, सिविल स्टेप के इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस HPS मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। और आज की कक्षा को मैं आरंभ करूं एक बार उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कक्षा है सिविल स्टेप ने विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए शुरू की है जिन्होंने HPS मेंस हिंदी की परीक्षा देनी है। अभी हिंदी की परीक्षा होने वाली है तो उनको हिंदी में बहुत समस्याएं आती हैं, तो उनकी समस्या का समाधान उनको मिल सके, उनकी जो भी परेशानी है उसका हल उनको मिल सके, इसलिए विशेष रूप से इस कक्षा को शुरू किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो कक्षा है निःशुल्क है, किसी भी प्रकार से कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही और आप HPS मेंस की तैयारी इस कक्षा के साथ जुड़कर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए इस कक्षा को लाइक करना ना भूलें, अधिक से अधिक अपने जो मित्र हैं उन तक इस कक्षा को साझा कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस कक्षा के साथ जुड़कर इस कक्षा का लाभ ले सकें। तो चले करते हैं शुरू आज की कक्षा को। तो आज हमारी जो कक्षा है कक्षा संख्या 8 और आज हम पढ़ेंगे समास तथा वाक्य भेद के बारे में। तो चले बात करते हैं समास की। समास किसे कहा जाता है? अगर समास की बात करें तो जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा और सार्थक शब्द बनाते हैं उसको समास कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है समास? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा, नया और सार्थक शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है योग, मेल या छोटा रूप। योग, मेल या छोटा रूप। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया छोटा सार्थक शब्द बनता है उसको समास कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे आप, जैसे कि रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर के स्थान पर एक छोटा शब्द बनाया गया है, रसोई घर। छोटा शब्द बनाया गया है, नया शब्द है। ठीक है, रसोई के लिए घर के से क्या बन गया? रसोई घर। एक छोटा शब्द बन गया और सार्थक शब्द बन गया, अर्थ भी है इसका। ठीक है, इसी को बोला गया है एक नया, छोटा और सार्थक शब्द। और ये क्या हो गया? ये हमारे पास समास हो गया। ठीक है, इसको समास कहा जाता है। उसी प्रकार से नियम के अनुसार, नियमानुसार और गायों के लिए शाला, गौशाला, डाक के लिए खाना तो डाक खाना। ठीक है, अब देखें जब हम भाषा प्रयोग करते हैं तो उसमें जब हम हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहना, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कहा जाता है ना गागर में सागर भरना, तो अर्थात कि कम शब्दों में अधिक से अधिक भावों को प्रकट करना। तो बस वही काम समास भी यहां पर कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक पूरे का पूरा लगभग बोल सकते हैं रसोई के लिए घर, एक पूरा वाक्य हो गया, उसके स्थान पर एक छोटा सा शब्द रसोई घर और सार्थक शब्द भी है। और जब हम वाक्य प्रयोग करते समय अगर हम बोलेंगे कि रसोई के लिए घर में जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, अगर आप ऐसे बोलेंगे तो ये वाक्य थोड़ा सा अटपटा सा लगता है सुनने में। परंतु जब हम बोलते हैं कि जाओ रसोई घर में जाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ, तो रसोई घर ज्यादा प्रभावी एक शब्द लगता है। इसीलिए समास का प्रयोग भाषा में किया जाता है ताकि आपकी भाषा प्रभावपूर्ण बन सके और रोचक बन सके आपकी भाषा। इसी यही कार्य जो है समास का है। ठीक है, तो इसको समास कहा जाता है। समझ आ गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं समास में दो पद होते हैं। पद समझते हैं, दो शब्द, जिसको मतलब जो समास में दो शब्द होंगे। जैसे कि हमारे पास है गंगा जल, है ना। ये देखो एक शब्द है ना, ये गंगा जल। तो ये कैसे बना है? इसमें दो शब्द हैं, एक है गंगा और एक हो गया जल। ठीक है, तो ये जो प्रथम, ये जो होता है ये प्रथम पद हो गया और ये द्वितीय पद हो गया। प्रथम पद को क्या कहा जाता है? इसको पूर्व पद कहा जाता है। ठीक है, इसको पूर्व पद कहा जाएगा और इसे उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, क्योंकि आगे जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको पूछी जाएगी, या मैं ऐसे बोलूंगा कि इसमें प्रथम पद गौण होता है, दूसरा जो द्वितीय पद प्रधान होता है, या फिर पूर्व पद गौण होता है, द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है, ऐसे आएंगे, है ना। तो पूर्व पद और उत्तर पद हमें पता होना चाहिए। तो प्रथम ये जो पद होता है इसको बोला जाता है पूर्व पद और जो द्वितीय पद होता है उसको उत्तर पद बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास समास के भेद आते हैं। समास के भेद कितने हैं? 6 प्रकार के जो हमारे पास समास आते हैं। पहला है द्वंद्व समास।
उसके बाद द्विगु समास, कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास। तो ये हमारे पास समास के 6 भेद हैं और इनको आप किसी भी क्रम से याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद होते हो या जैसे भी आपको अच्छा लगता है उस क्रम से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 भेद हैं। अब एक एक कर इन भेदों को हम जानेंगे। प्रथम हमारे पास आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? द्वंद्व बना है द्वंद्व से। द्वंद्व मतलब युद्ध होता हो जहां पर, और युद्ध कहां पर होता है? जहां पर दोनों पक्ष बलवान होंगे। दो बलवानों के बीच में ही तो युद्ध होता है ना। अगर एक कमजोर होगा तो वो युद्ध करेगा ही नहीं कमजोर बलवान से, तो युद्ध नहीं होगा। युद्ध जहां पर दोनों जो पक्ष होंगे बलवान होंगे। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? उसी प्रकार से द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद हम बोल सकते हैं प्रधान, समझते हैं, मतलब अर्थवान होते हैं, सार्थक होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों पद यहां पर क्या होंगे? प्रधान होंगे। और पद आपको बता दिया है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है राम लक्ष्मण। ठीक है, राम लक्ष्मण शब्द है। ठीक है, देखो यहां पर राम का भी अर्थ है, लक्ष्मण का भी अर्थ है। अगर राम शब्द को हम अलग से प्रयोग करेंगे वाक्य में तो भी राम शब्द अर्थ देगा, और लक्ष्मण शब्द को अलग से प्रयोग करेंगे तो भी ये अर्थ देगा। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण क्या हो गए? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, राम लक्ष्मण, इसका क्या बनेगा? राम और लक्ष्मण। ठीक है, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, भला बुरा, भला और बुरा, माँ बाप, माँ और बाप, भीम, भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, राजा रंग, ये बना राजा और रंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? द्वंद्व समास, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। समझ गए ना, दोनों पद प्रधान होते हैं, उसको बोला जाता है द्वंद्व समास। और इसमें समासिक पद आ जाएंगे सारे के सारे, जैसे विलोम शब्द हम बोल सकते हैं, इसके बीच में आ जाएंगे दिन रात, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ये सारे के सारे ऐसे जो होते हैं द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और द्वंद्व समास के बाद हमारे पास आता है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहा जाता है? जहां पर प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद जो होगा संख्यावाचक होगा। ठीक है, उसको द्विगु समास कहा जाता है। प्रथम पद क्या हो गया? संख्यावाचक। और संख्यावाचक मतलब जैसे 1 2 3 4 ऐसे कोई ना कोई संख्या होगी प्रथम पद में, उसको कहा जाता है द्विगु समास। और द्विगु में क्या होगा? उसका जो समस्त पद, इसका जो समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, तो ये जैसे कि समस्त पद, इसे कहा जाता है समस्त पद। ठीक है, और ये समास विग्रह हो गया। तो समस्त पद हो गया, जैसे पंचकोण, तो पंचकोण में प्रथम पद क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, ये क्या आ गया? 5। तो मतलब इसमें पंचकोण दो बना नहीं, ये पंचकोण, पंच जैसे प्रथम पद और कोण, है ना। तो ये आपको अभी बताया था मैंने। तो इसमें क्या हो गया? 5। पंच का अर्थ हुआ 5। तो ये क्या हो गया हमारे पास? इसको बोला जाता है द्विगु समास। ठीक है, इसको द्विगु समास कहा जाता है। ये हमारे पास द्विगु समास हो गया। इसको त्रिलोकी, त्रि यहां पर 3 है, त्रिलोकी, त्रिसंग, 3 संग, पंचागव्य, पंचगव्य, 4 पाई, 4 पाओं का समूह, तिमाही, 3 माहों का समूह। और जब हम इसको समास विग्रह करेंगे, इसका जो समस्त पद है, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें आखिर में क्या आता है? जैसे समूह, या उसमें हमारे साथ समाहार शब्द का प्रयोग होगा। तिमाही, है ना, जैसे चौराहा, 4 राहों का समाहार। तो 4 राहों का समाहार मतलब जहां पर 4 राहें मिलती हैं, समाहार या समूह, 4 राहों का समूह, वो क्या बन जाएगा? चौराहा बन जाएगा। तो प्रथम पद इसमें क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। और समूह या फिर समाहार शब्द का प्रयोग होगा जब उसका समास विग्रह किया जाएगा। ठीक है, अब देखो तिरंगा, 3 रंगों का समूह, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार, पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह, दुमाता, 2 माओं का पंच प्रमाण, पंच प्रमाण। ठीक है, उसके बाद दुसूती, 2 सूतों का, और पंच हथड़। ठीक है, तो इसमें पंच क्या हो गया? प्रथम पद आप देख रहे हो यहाँ पर संख्यावाचक है, तो हमारे पास द्विगु समास हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहा जाता है? जिस समास में पहला पद गौण और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद क्या होगा? गौण होगा, और जो द्वितीय पद होगा, दूसरा पद होगा, वो प्रधान होगा। उसको कहा जाता है तत्पुरुष समास। ठीक है, और तत्पुरुष समास में हमने कल कारक चिन्ह पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि कारक चिन्ह, जो जितने भी कारक चिन्ह है ना, उनकी जो विभक्तियां हैं उनका लोप दिखाई देता है। कारक चिन्हों का लोप दिखाई देगा। कारक चिन्ह पता ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, तो उनका लोप दिखाई देगा। उसी आधार पर तत्पुरुष समास के आगे हमारे पास भेद है। ठीक है, बस क्या है, कर्ता यहां पर नहीं आएगा, कर्ता कारक नहीं आएगा, बाकी कर्म से इसको शुरू किया जाएगा। इसमें देखो, कर्ता ने कर्म को, तो मतलब कर्म तत्पुरुष में क्या होगा? को का
लोप दिखाई देगा। ठीक है, तो मतलब को का लोप समझते हैं, जो लोप मतलब कि वो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मिट जाएगा, हट जाएगा वहां से। ठीक है, उसको बोला जाता है कि लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मतदाता। अब मतदाता में देखो, मतदाता का क्या बनता है, समास विग्रह जब हम करेंगे, मत को देने वाला, तो को इसमें क्या हो गया, इसका लोप हो गया, तो शब्द क्या बन गया, मतदाता बन गया। तो को का लोप हो गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, कर्म तत्पुरुष समास। गिरहा कट, गिरहा को काटने वाला, तो को का यहां पर भी लोप दिखाई दे रहा है, गिरहा कट, जेब कतरा जिसको बोला जाता है, तो गिरहा कट हो गया ये हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, तत्पुरुष समास। कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास। ये पूछा जाता है आपको कि कर्म कौन सा समास है, ये कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे कि ये सारे के सारे हमने तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखो कारक चिन्हों का जो आपको लोप दिखाई देगा, ये सारे के सारे कारक चिन्ह हमने जो कल पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपदान से अलग, संबंध का के की नाना, रे रा री अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे अजी। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास आ गया कर्ण कारक। कर्म के बाद कर्ण कारक आ गया। कर्ण कारक में क्या होता है कि जहां पर कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, तो यहां पर से या फिर के द्वारा चिन्ह का लोप दिखाई देगा। ठीक है, उसको बोला जाता है कर्ण तत्पुरुष समास। जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न। ठीक है, जन्म से उत्पन्न, देखो से इसका विभक्ति जो चिन्ह है लोप हो गया। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, तो मुंह मांगा में क्या है, से विभक्ति चिन्ह लोप हो गया। गुणों से हीन, यहां पर गुणहीन, तो से का लोप दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा होता है, संप्रदान जैसे हमने कल पढ़ा था, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, देना। ठीक है, तो संप्रदान जहां पर किसी के लिए या किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, उसको संप्रदान कारक कहते हैं। परंतु यहां पर क्या होगा, यहां को मतलब को और के लिए का लोप दिखाई देगा। संप्रदान में को के लिए का लोप दिखाई देगा। जैसे कि हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें के लिए का लोप दिखाई दे रहा है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये क्या बन गया, सत्याग्रह। उसके बाद युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, ये बन गया युद्ध भूमि, तो के लिए का यहां पर लोप दिखाई दे रहा है। संप्रदान तत्पुरुष हो गया। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा, अपादान। ठीक है, अपादान में क्या होगा, जिसमें अपादान में हमने अपादान कारक में पढ़ा था कि जिसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, विभक्ति दिखाई जाएगी। ठीक है, जहां पर दूरी दिखाई जाएगी वह अपादान कारक होता है। ठीक है, तो अपादान कारक में से, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, अपादान कारक से जो चिन्ह है उसका लोप दिखाई देगा। जैसे कि धन से हीन, तो ये क्या बन गया, से हट गया, धनहीन बन गया। भय से भीत, से हट गया, भयभीत बन गया। जन्म से अंधा, से हट गया, ये क्या बन गया, जन्मांध बन गया। ठीक है, तो ये है क्या हमारे पास अपादान, मतलब जहां पर दूरी दिखाई जाएगी, किसी चीज का दूर होना दिखाया जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, लज्जाना, उत्पन्न होना, दूरी, ये सारे के सारे अपादान कारक के अंतर्गत आते। तो अपादान में से का लोप दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध, जहां पर संबंध बताया जाता है। ठीक है, दो वाक्यों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संबंध दिखाया जाएगा, तो संबंध वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहां पर क्या है, संबंध कारक चिन्ह, जहां पर का, के, की, ना, ने, री, इन चिन्हों का लोप दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि प्रेम का सागर, तो अब देखो संबंध दिखाई दे रहा है, प्रेम का सागर, तो के का हट गया, प्रेम सागर बन गया। दिन की चर्या, तो ये क्या हट गया, दिनचर्या बन गया। भारत का रत्न, ये हट गया, क्या बन गया, भारत रत्न का यहां पर हट गया। ठीक है, तो ये हमारे पास संबंध तत्पुरुष समास आ गया। उसके बाद आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास कौन सा होता है, जहां पर क्रिया के आधार का बोध होता है। हमने कल अधिकरण कारक में पढ़ा था, जहां पर क्रिया का आधार का बोध होता है। तो इसमें जो हमारे पास कौन से चिन्ह का लोप दिखाई देगा, में या पर, मतलब जैसे कि कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो में मतलब हमें क्रिया का आधार का बोध हो रहा है ना, कहां पर क्रिया हो रही है, तो बस इसमें में और पर का लोप दिखाई देगा। जैसे कि नीति में निपुण, अब में हट गया, तो क्या बन गया, नीति निपुण। आत्मा पर विश्वास, ये क्या बन गया, आत्मविश्वास। घोड़े पर सवार, ये क्या बन गया, घुड़सवार। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये देखो तत्पुरुष समास था, उसके आगे भेद थे तत्पुरुष समास के। अब हमारे पास जो मुख्य समास आ रहा है
जैसे कि हमने अभी तत्पुरुष समास किया, पहले हमने कौन सा किया, हमने द्वंद्व समास किया, फिर द्विगु किया, फिर उसके बाद तत्पुरुष समास किया। तत्पुरुष समास के बाद फिर हमारे पास आता है कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास कौन सा होता है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहां पर विशेष का क्या अर्थ है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है। ठीक है, विशेष देखो, पूर्व पद विशेष, यहां पर एक शब्द है विशेष्य होता है। ठीक है, विशेष्य कहा जाता है जिसकी विशेषता की जाती है। ठीक है, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, जिसकी विशेषता की जाती है उसको उसको विशेष्य कहा जाता है, विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, उसको विशेष्य कहा जाता है, ये हो गया विशेष्य। और विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता की जाएगी वो विशेषण हो गया। ठीक है, तो विशेष संज्ञा और सर्वनाम जो होंगे वो विशेष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे राम बहुत चतुर है, तो चतुर उसकी विशेषता होगी और राम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ठीक है, तो इसको विशेष्य कहा जाता है। जहां पर पूर्व पद विशेष्य और उत्तर पद क्या होगा, विशेषण होगा, विशेष्य होगा। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होगा। जैसे कि काली मिर्च, ठीक है, तो मिर्च की विशेषता की जा रही है, तो यहाँ पर विशेष्य कौन है, मिर्च है। और मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है, काली है जो मिर्च, काली मिर्च। नील कमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, मुख किसके समान, चंद्र के समान। सदगुण, गुण कौन से हैं, अच्छे गुण है, सदगुण है। ठीक है, तो वो ये हमारे पास कर्मधारय, मतलब जहां पर विशेष्य और विशेषण, या फिर सीधा आप याद रखें कर्मधारय समास में क्या होगा, जहां पर विशेषता बताई जाएगी किसी भी चीज की, तो वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होगा। अब अव्यय किसे कहा जाता है, अव्यय वे शब्द होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जो लिंग वचन क्रिया कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, हर सदैव वो एक समान से रहते हैं, उनको कहा जाता है अव्यय। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में प्रथम पद क्या होगा, मतलब पूर्व पद जिसको बोला जाएगा, प्रथम पद या पूर्व पद क्या होगा, वो अव्यय होगा। ठीक है, अर्थात लिंग वचन कारक के कारण उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यथा, जैसे कि यथा स्थान, अब यथा स्थान क्या है, स्थान के अनुसार। तो यथा शब्द देखो यहाँ पर पूर्व पद, अर्थात कौन सा है पूर्व पद, यथा। अब यथा शब्द है, ये परिवर्तन नहीं होगा, यथा शब्द ऐसे के ऐसा ही रहता है ना। यथा शब्द चाहे इसका बहुवचन में प्रयोग करो तो भी यथा रहेगा। जैसे बोलूंगा यथा समर्थ कार्य कीजिए, तो सबके लिए हो सकता है। यथा संभव मैं कार्य करूंगा, तो एक के लिए होगा, यथा संभव कार्य कीजिए। चाहे लिंग में प्रयोग किया जाएगा, अगर लिंग परिवर्तन भी किया जाएगा, यथा शब्द यथा ही रहेगा। ठीक है, इसको बोला जाता है अव्यय। जैसे आजीवन, जीवन भर, तो आ इसमें क्या है, आ इसमें क्या हो गया, अव्यय हो गया। प्रतिदिन में प्रति अव्यय होगा। यथा समय, यथा इसमें क्या हो गया, अव्यय हो गया। ठीक है, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सारे के सारे क्या शब्द होते हैं, यथा होते हैं, क्योंकि ये शब्द परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, इसलिए इनको अव्यय बोला जाता है। तो प्रथम पद क्या होगा, इसमें अव्यय होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि जहां पर दोनों पद, ठीक है, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो जाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद जो हो जाते हैं गौण, गौण समझते हैं, मतलब उनका अर्थ नहीं रहता है, और तीसरा अर्थ वहां पर विशेष हो जाता है। साधारण अर्थ नहीं निकलेगा शब्द का, उसका विशेष अर्थ वहां पे जो उसका बोल सकते हैं प्रख्यात अर्थ, प्रमुख अर्थ जो होता है, विख्यात अर्थ वो निकलेगा, उसको कहा जाता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि महात्मा शब्द है। अब महात्मा शब्द का अर्थ होता है, साधारण अर्थ हुआ महाआत्मा, जिसकी आत्मा ऊंची हो, ऊंची आत्मा वाला। ठीक है, जिसकी आत्मा महान हो, ऊंची हो, उसको महात्मा कहा जाता है। परंतु हम अगर महात्मा शब्द का प्रयोग वैसे किसके लिए करते हैं, जब मैं बोलूंगा महात्मा, महात्मा जी आ गए, तो महात्मा जी आ गए तो आपके दिमाग में क्या छवि आएगी, आपके दिमाग में आएगा कोई ऐसे बाबा जी आए, बाबा जी वाली छवि आएगी, क्योंकि महात्मा कोई बाबा जी होंगे, है ना। तो महात्मा हम उनको बोल देते हैं। उसके बाद नीलकंठ, नीलकंठ देखो नीलकंठ इसमें क्या है कि नीलकंठ का अर्थ क्या हुआ, मैंने जिसका कंठ नीला हो, कोई भी हो सकता है नीलकंठ वाला, मोर भी नीलकंठ हो सकता है, परंतु नीलकंठ किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भगवान शिव के लिए। तो यहाँ पर भगवान शिव क्या हो गए, बहुब्रीहि समास, तो तीसरा अर्थ प्रधान हो गया।
ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर हो जिसका, मोटा पेट हो जिसका, उसको कहा जाता है लंबोदर। परंतु विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मोटे पेट वाले तो बहुत है यहाँ पर, है ना, परंतु सबको हम लंबोदर नहीं कहते, भगवान गणेश को ही लंबोदर कहा जाता है। उसी प्रकार से गजानन, गज के समान आनन हो जिसका, तो गज के समान आनन किसका है? तो हाथी का भी गज के समान आनन होता है, परंतु उसको गजानन नहीं। गजानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? विशेष रूप से भगवान गणपति के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, ठीक है। तो किसने धारण किया था? भगवान कृष्ण के लिए। और धनद, धन को देने वाला, तो जो भी धन देता है तो वो क्या हो सकता है? धनद हो सकता है। हमारे माता पिता धनद हम उनको बोलते हैं? नहीं, धनद कुबेर जी के लिए प्रयोग किया जाता। तो ये बहुव्रीहि समास हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो आशा करता हूं आपको समास समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद आज बात करेंगे वाक्य भेद के बारे में। वाक्य भेद में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे वाक्य का अर्थ। वाक्य किसे कहा जाता है? देखो, वर्णों के समूह से एक से ज्यादा वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो शब्द बनता है या पद बोल सकते हैं। एक से ज्यादा पद या एक से ज्यादा शब्द जब आपस में मिलेंगे तो वो वाक्य निर्माण करते हैं, ठीक है। वाक्यों के माध्यम से हम अपने मन के भाव दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं, उसको वाक्य कहा जाता है, ठीक है। तो वाक्य हो गया। और वाक्य में क्या है? वाक्य में क्या होता है? हमारे पास दो अंग होते हैं वाक्य के। कौन से? उद्देश्य और विधेय। दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहा जाता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, उसको उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय होता है उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहा जाएगा। कि राम बहुत अच्छा बच्चा है, तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। और बहुत अच्छा बच्चा है, वो विधेय के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वाक्य के दो भेद हो जाते हैं, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद वाक्य के भेद हैं आगे हमारे पास। ये वाक्य के क्या थे? ये वाक्य के अंग थे, ठीक है। और वाक्य के भेद हमारे पास कितने हो जाते हैं? दो। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर हमारे पास वाक्य के भेद आते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर जैसे हमारे पास होता है पहला विधानवाचक वाक्य, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी अर्थात सूचना मिलती हो, ठीक है। जहां से किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती हो उसको कहा जाता है विधानवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे कि भारत एक देश है, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था और दशरथ अयोध्या के राजा थे। मतलब हर एक वाक्य में से कुछ ना कुछ सूचना हमें मिल रही है, तो ये क्या हो गया? विधानवाचक वाक्य हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है ना, ठीक है, मतलब कि निषेध कर देना, मना कर देना। जिस वाक्य से हमें कार्य के ना होने का भाव प्रकट होता है उसको निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, राधा कुछ न कर सकी, मतलब नहीं करने का भाव, काम नहीं हुआ है, क्रिया नहीं हुई है, उसको कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य होता है जहां पर हम किसी प्रकार का कोई, जिस वाक्य में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि यह किसकी पुस्तक है, श्री राम के पिता कौन थे, दशरथ कहां के राजा थे, तो ये क्या हो गया? हमारे पास प्रश्न पूछा गया है जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाएगा। उसके बाद आ गया आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य जहां पर किसी को कोई आज्ञा दी जाती है या फिर अनुमति लेने के लिए भी इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे कि एक गिलास पानी लाओ, तो आज्ञा दी गई एक गिलास पानी लाओ। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये क्या किया गया? ये यहां पर सुझाव भी दिया गया है और आज्ञा भी कहा जा सकता है और सुझाव भी हो सकता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। मुझे अब चलना चाहिए, अनुमति लेने के लिए। कई बार हम बोलते हैं ना, कई बार तो हम ऐसे बोल देते हैं कि अच्छा मैं जाऊं, ऐसे ना बोलकर हम बोलते हैं अब मुझे चलना चाहिए, है ना। तो अब मुझे चलना चाहिए मतलब कि आज्ञा ले रहे हैं, वो बोलेंगे हाँ ठीक है समय हो गया अब आप जा सकते हो, है ना। तो आज्ञा लेने के लिए ये इस प्रकार से शब्द का प्रयोग करते हैं आज्ञावाचक। और मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए, छुट्टी लेने के लिए मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए, तो वो क्या है? आज्ञा ली जा रही है छुट्टी लेने के लिए, ये आज्ञावाचक वाक्य हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य वह होता है वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, कोई अपनी जो भाव है उसको प्रकट किया जाता है, उसको विस्मय आदि वाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय आदि वाचक वाक्य में आपको विस्मय सूचक चिन्ह भी देखने को मिलेगा, विस्मय सूचक चिन्ह देखने को मिलेगा जो इस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि आह कितना सुंदर उपवन है, तो यहां पर भाव प्रकट किया गया है।
ठीक है, ओह कितनी ठंडी रात है, यहां पर भी भाव प्रकट किया गया है। बल्ले हम मैच जीत गए, यहां पर प्रसन्नता का भाव प्रकट किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास किसी ना किसी प्रकार का भाव प्रकट किया गया है, तो इसको कहा जाता है विस्मयादि वाचक वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं उसको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, अपनी इच्छा प्रकट की। तो नव वर्ष तुम्हारे लिए मंगलमय हो, तो अपनी इच्छा प्रकट की हमने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, संकेत करता है। एक काम का होना, एक वाक्य ऐसा होता है, ठीक है, संकेतवाचक वाक्य उसे बोला जाता है जिसमें एक काम का होना दूसरी क्रिया पर या फिर दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। देखो, जैसे कि जिन वाक्यों में एक बात या एक काम का होना दूसरे काम पर निर्भर होता है उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि परिश्रम किया तो सफलता अवश्य मिलेगी, तो संकेत दिया गया है यहां पर कि आपको सफलता के लिए क्या करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी कब होगी, यदि वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब जहां पर किसी प्रकार का संदेह हो, ठीक है, कि कार्य के होने का संदेह होता हो, उसको संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, ठीक है, शायद मैं लॉटरी जीत जाऊं, वर्षा होने की संभावना है, निश्चित रूप से यहां पर कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास थे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। उसके बाद हमारे पास आते हैं रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर हमारे पास वाक्य के भेद है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तीन प्रकार के वाक्य आते हैं। ठीक है, सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य आपको बताया था, विधेय मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य हो गया, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहा जाता है। एक उद्देश्य हो गया, एक विधेय होगा और एक समापिका होगी। समापिका मतलब ये जो वाक्य को समाप्त करती है। जैसे आदित्य पढ़ता है, अनिरुद्ध ने भोजन किया, वह स्कूल चला गया, वह बहुत नादान है, मैंने एक नई साइकिल खरीदी। तो इसमें क्या है, एक एक काम, एक कार्य के बारे में बताया गया है और एक ही यहां पर क्या है, उद्देश्य, एक ही विधेय है। तो यहां पर सरल वाक्य हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का अर्थ होता है योग, जुड़ना। ठीक है, तो मतलब कि अनेक स्वतंत्र उपवाक्यों का समूह जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। मतलब यहां पर क्या होंगे, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। ठीक है, स्वतंत्र उपवाक्य होंगे जो अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे, मतलब एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे। मतलब ऐसे उपवाक्य, मतलब वाक्य का एक अंग, उपवाक्य वाक्य का एक अंग कहा जाता है। ठीक है, और वो मतलब अर्थ देंगे, पूर्ण अर्थ नहीं देंगे, उनको उपवाक्य कहा जाता है। देखो, जैसे कि यहां पर दो उपवाक्य होंगे, दो या दो से अधिक उपवाक्य, यहां पर दो उपवाक्य होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आपस में जोड़ेंगे। कौन जोड़ेगा, योजक जोड़ेगा। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है संयुक्त। और योजक जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा वो कौन सा होता है, और, अंत, या, तथा, एवं, इसलिए, फिर भी, तो, नहीं, किंतु, परंतु, लेकिन, ये जो योजक हैं दो वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। देखो, जैसे कि यहां पर एक देखो उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। ठीक है, और ये स्वतंत्र है। वह सुबह गया, अर्थ दे रहा है ना कि वह सुबह गया, मतलब कि वो कहीं गया है, अर्थ दे रहा है। और संध्या को लौटा, अगर अलग से हम पूछें इस वाक्य का अर्थ देखेंगे तो संध्या को लौट, मैं बोलूं संध्या, वह संध्या को लौटा, तो अर्थ दे रहा है पूरा। ठीक है, परंतु दो उपवाक्यों को जब जोड़ा जाएगा, योजक यहां पर दो वाक्यों को जोड़ रहा है, वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। तो अब ये हो गया इसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य। रात हुई और चांद निकला, दो वाक्यों को आपस में जोड़ा गया, उपवाक्यों को जोड़ा गया है इस वाक्य में। उसने बहुत मेहनत की किंतु सफल नहीं हो पाया, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु ने क्या किया, दोनों उपवाक्यों को जोड़ दिया। तो ये क्या बन गया, संयुक्त वाक्य बन गया। समझ में आ गया कि जहां पर योजक जो है दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं और योजक के द्वारा वो जुड़ते हैं, उनको कहा जाता है संयुक्त वाक्य। उसके बाद हमारे पास आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या फिर इसको जटिल वाक्य भी कहा जाता है। मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य कौन से होते हैं, एक मिश्रित वाक्य वह है जो एक प्रधान उपवाक्य और एक से अधिक उसमें क्या होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। मतलब इसमें उपवाक्य होंगे परंतु वो स्वतंत्र नहीं होंगे, वो आश्रित होंगे, एक दूसरे पर निर्भर करते होंगे। ठीक है, और एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको कहा जाता है मिश्र वाक्य। जैसे कि
फिर से देखो, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होंगे, एक प्रधान उपवाक्य होगा और बाकी सारे उस पर आश्रित होंगे। और ये जो मिश्रित उपवाक्य होते हैं, ये इनकी पहचान क्या है, इसमें क्या होगा, जैसे कि, है ना, जो की जैसे जो और की दो योजक, जैसे जो और की, ठीक है, क्योंकि, जितना उतना, जैसा वैसा, ठीक है, जब तब, जहां तहां, ऐसे शब्द वहां पर जुड़ेंगे, उसको मिश्रित वाक्य कहा जाता है। जैसे कि देखो, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों और वह, ठीक है, ज्यों ही उसने दवा पी, ठीक है, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। अब देखो, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाएगा, यदि और तो, जो औरत वहां बैठी है वो मेरी माँ है, जो और वो, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, जो और वह, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि और तो, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, यह मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मिश्रित उपवाक्य, इसको कहा जाएगा मिश्रित वाक्य या जटिल वाक्य इसको कहा जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर हमारा आज का विषय समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको आज वाला विषय समझ में आ गया होगा। हमने पहले समास पढ़े, समास आपको समझ में आ गए होंगे, उसके बाद वाक्य भेद पढ़ा और वाक्य भेद भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगी है तो इस कक्षा को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक इस कक्षा को साझा जरूर कर दीजिए और सिविल स्टैप के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो प्रथम बार इस कक्षा को देख रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। धन्यवाद।